अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो हमने फ़िज़िक्स का टॉपिक करना है वो 14.3 SLO है। ओहम्स लॉ के बारे में बहुत ही फेमस ओहम्स जो सा है साइंटिस्ट था, उसने ये लॉ पेश किया था, तो उसके नाम पे ये लॉ जो सा है वो रखा गया है। और मैंने आज डिफरेंट तरीके से आपको समझाने के लिए कोशिश करनी है। वो ये कि जो हिस्सा मैं समझाऊंगा वो आपके सामने पास करके हाईलाइट कर दूंगा, तो आपको ताकि अच्छी समझ आए। सारा बोर्ड नहीं दिखाऊंगा आपको। तो 14.3 SLO है ओहम्स लॉ। इसमें जो पहला SLO सब SLO है 14.3.1 डिस्क्राइब ओहम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन, ये अंडरस्टैंडिंग में आता है। तो ये बताना है हमने, डिस्क्राइब करना है कि ओहम लॉ क्या होता है और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, यानी कि उसके ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसी बातें जिससे बाहर अगर चले जाएं तो ओहम लॉ अप्लाई नहीं होता। तो शुरू करते हैं। इफ़ वी इज़ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ एनी कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर है आपके पास, उसको दो एंड से आपने बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है और उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस वी है। दैन करंट आई विल फ्लो थ्रू इट। तो इसके अंदर जो वायर्स हैं उसके अंदर से करंट जो सा आई है वो फ्लो करेगा। द वैल्यू ऑफ द करंट चेंजेस विद द चेंजेस इन पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस एक्सप्लेन्ड बाय ओहम्स लॉ। तो जो वैल्यूज़ होंगी वो चेंज होंगी, आई की वैल्यू जो चेंज होगी वो पोटेंशियल डिफरेंट के चेंज होने से चेंज होती जाएगी। तो हम उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो करंट अंदर से पास आउट हो रहा है वायर के, किसी भी कंडक्टर के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस वी के, अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, जो उसके एंड्स पे अप्लाई करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड फिज़िकल स्टेट ऑफ कंडक्टर डज नॉट चेंज। ये ज़रूरी बात है कि टेम्परेचर और जो फिज़िकल स्टेट है कंडक्टर की वो चेंज ना हो। तो वो चेंज नहीं होगी तभी ये लॉ जो सा है इसको ओबे करेगा। दैट इज़ आई प्रोपोर्शनल टू वी या वी प्रोपोर्शनल टू आई, दोनों तरह से ठीक है। यानी कि करंट जो सा है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर देंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हाफ़ कर देंगे तो करंट भी हाफ़ हो जाएगा, इस तरीके से। तो जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करते हैं तो उसकी जगह पे v इज़ इक्वल टू आई आर आ जाता है, वेयर आर इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जो आर है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहलाता है इसमें, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करके तो हमने इक्वल लगाया। इज़ एंड इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, यानी कि जो कंडक्टर है जिसके अंदर से ये गुज़र रहा है उसकी ये रेजिस्टेंस कहलाती है। उसके बाद आगे चलते हैं कि एक ग्राफ अगर हम ड्रा करते हैं, इफ़ अ ग्राफ इज़ प्लॉटेड बिटवीन द करंट आई एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी, ए स्ट्रेट लाइन विल बी ऑब्टेन्ड। ये हम करंट और वोल्टेज दोनों के दरमियान में, यानी पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान में हम ये ग्राफ जो है वो ड्रा करते हैं। तो हमारे पास जो लाइन आती है वो स्ट्रेट लाइन आती है, यानी कि जितना करंट बढ़ेगा उतनी वोल्टेज बढ़ेगी, या जितना वोल्टेज बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन जो सी है ये असल में रेजिस्टेंस की है। तो इसको हमने कैसे ऑब्टेन करना है, कैसे हासिल करना है, ये स्ट्रेट लाइन हमें कैसे पता लगेगा, या इस ओहम लॉ को हमने कैसे करना है, तो मैंने अपना प्रैक्टिकल जो सा है ओहम लॉ का वो अपनी जो चैनल है उसके ऊपर मैंने अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उसके लिए पिक्चर जो सी है मैं बना के समझा देता हूँ आपको कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ की लगाई है, की के साथ एम मीटर को जोड़ा है जो कि करंट मेजर करेगा, और एम मीटर के साथ वोल्ट मीटर को जोड़ा है जो कि वोल्टेज मेजर करेगा, और फिर वोल्ट मीटर को हमने बैटरी के नेगेटिव के साथ लगा दिया। और एक यूरिका वायर, छोटी सी वायर, बारीक सी वायर जो सी है वो लगाएंगे, या कोई भी रेजिस्टेंस लगाएंगे जो कि जो वोल्ट मीटर है उसके क्रॉस लगानी है, यानी उसके साथ पैरेलल लगाएंगे। तो इसकी हमने ये जो सी वायर है इसकी हमने रेजिस्टेंस निकालनी कितनी आती है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फार्मूला है v इज़ इक्वल टू आई आर,
यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई को उठा के नीचे ले जाएंगे वी के, तो वी ओवर आई हो जाएगा, तो आर की वैल्यू निकल सकती है। तो वी जो आएगा और जो आई आएगा यानी एमीटर से, इन दोनों को हम रेशो ले लेंगे, तो जो आर की वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट आएगी। यहाँ पे जो सी एक छोटी सी बात जो बतानी है, जो बैटरी है यहाँ पे वो आपने वेरिएबल लेनी है, या तो वेरिएबल वेलोसिटी ले लें, ये बैटरी ले लें वेरिएबल, या यहाँ पे रियोस्टेट लगानी पड़ेगी आपको। रियोस्टेट का काम होता है कि वो वोल्टेज को कम या ज़्यादा करती है, उसके कम या ज़्यादा होने से करंट भी कम या ज़्यादा होता है, जिससे फिर हमें कई सारी वैल्यूज़ मिल जाती हैं। तो उन वैल्यूज़ की मदद से हम ग्राफ ड्रा करते हैं। तो आप मेरा प्रैक्टिकल जो है देख सकते हैं ताकि आपको इसकी समझ लग जाए। तो उसका लिंक जो है वो मैं शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो सा है करंट यहाँ से पॉजिटिव से मूव करेगा, एमीटर में आएगा, एमीटर से फिर वोल्ट मीटर में आएगा, वोल्ट मीटर से वापस फिर नेगेटिव में आ जाएगा, और हम इन दोनों की वैल्यूज़ लेके तो ये ग्राफ ड्रा करेंगे जो कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओहम्स लॉ। लिमिटेशन का मतलब होता है कि वो चीज़ें जिनकी वजह से हमें ओहम लॉ की सही वैल्यूज़ ना मिलें, वो चीज़ें कौन सी हैं। दो चीज़ें हैं, एक टेम्परेचर और एक फ़िज़िकल स्टेट डज़ नॉट चेंज। देखिए मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन में भी ये बात बताई थी कि ये चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ये दो चीज़ें हैं, एक टेम्परेचर और फिज़िकल स्टेट जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, लिमिटेशन में आ जाती हैं। इफ़ टेम्परेचर एंड फिज़िकल स्टेट रिमेन्स कांस्टेंट देन दिस ओबेस ओहम्स लॉ, यानी जो भी कंडक्टर होगा उसकी जिसकी रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं आप, जिस तरह से यूरिका वायर यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इसमें जो इसका ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट आएगा या ओम लॉ को ये ओबे करेगा। अगर कांस्टेंट रहता है या टेम्परेचर और फिज़िकल स्टेट, तो इसका मतलब है कि ओहम लॉ को ओबे किया जा रहा है एंड नोन एज ओहमिक कंडक्टर। वेयर एज इफ दीज टू कंडीशंस चेंज देन मटेरियल डज नॉट ओबे ओहम्स लॉ नोन एज नॉन ओहमिक कंडक्टर। अब इसकी मैं आपको वजाहत कर देता हूँ थोड़ी सी। एक मोटर है आपके पास, इलेक्ट्रिक मोटर। अब उसको तार जो सी है वो थोड़ी सी बड़ी चाहिए, मोटी चाहिए। तो आप क्या करते हैं, वो तार उसको लगा देते हैं जो कि बल्ब को लगती है। तो जैसे ही आप मोटर को ऑन करेंगे तो बल्ब को तो कम चाहिए होती हैं चीज़ें, तो जो करंट है, लेकिन मोटर को ज़्यादा करंट चाहिए। तो जब उसको सही तरीके से करंट पास आउट नहीं होगा, वो रोका जाएगा, रेजिस्टेंस उसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि रेजिस्ट किया जाएगा, तो वो वायर जो सी होगी वो क्या होगी, वो जल जाएगी, वो ख़राब हो जाएगी। तो क्या होगा कि वायर जल जाएगी, ख़राब हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, वो हीटअप हो जाएगी, ठीक है, और फिज़िकल स्टेट भी चेंज होगी, यानी कुछ जल गई। इसका मतलब है ये दो चीज़ें जो सी हैं ये ख़राब हो जाएंगी। तो ये दोनों चीज़ें जो सी हैं ये चेंज हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए ये दो जो सी चीज़ें हैं, एक टेम्परेचर एक फ़िज़िकल स्टेट, ये ओहम लॉ की लिमिटेशन में आती हैं। यानी कि अगर ये दोनों चीज़ें चेंज हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि ओहम लॉ जो सा है ओबे नहीं होगा। बाकी इसके बारे में नेक्स्ट एक SLO है जो कि ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के बारे में है, वो मैं उस टॉपिक में आपको समझाऊंगा। तो अभी के लिए जो ओहम लॉ के बारे में था वो यही था कि ओहम लॉ जो सा है वो डिस्क्राइब करें, वो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, और इसी तरह से उसकी लिमिटेशन बता दी, उसका ग्राफ बता दिया है। तो इस तरीके से आपको मैंने पहला जो सा SLO है वो करवा दिया। अब उसके बाद जो अगला SLO है वो 14.3.2 है, डिफ़ाइन रेजिस्टेंस एंड इट्स SI यूनिट। ये नॉलेज में आता है, यानी कि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसका SI यूनिट पता होना चाहिए। अब रेजिस्ट का लफ्ज़ जो सा है उसका मतलब आप जानते हैं, रेजिस्ट करना यानी कि किसी भी चीज़ को रोकना। जिस तरह से कोई आपको थप्पड़ मारे तो आप रेजिस्ट करेंगे ना, मतलब आप अपने दिफा में कुछ ना कुछ करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्ट जो सा करना का मतलब होता है रोकना, यानी कि आप उसको रोकेंगे कि तुम क्यों मुझे मार रहे हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि रोका जाना।
और उसका ऐसे यूनिट जो सा है वो हम अभी पता करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस, वो अब डेफिनेशन मैं इसकी बता रहा हूँ। द प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस विच ऑफर अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड इट्स रेजिस्टेंस। यानी कि जब वायर के अंदर से जो करंट है यानी इलेक्ट्रॉन्स मूव करके जा रहे होंगे, तो जब उसको रोका जाएगा तो वो उसकी वो प्रॉपर्टी होगी सब्सटेंस की जो उसको रोकेगी, अपोज करेगी, तो उसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस। अब इसका फार्मूला कैसे निकालेंगे? V जो सा है उसके ऊपर I को डिवाइड कर दें तो R इज इक्वल टू V ओवर I आ जाएगा, तो ये R निकालने का हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। This opposition comes from the collision of moving electrons with atoms of the substance। तो ये जो उनकी अपोजिशन होती है या जो रोका जाता है ये किस वजह से होता है? जब कोलिजन होती है मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की एटम्स के साथ, जो सब्सटेंस के एटम होते हैं उसके साथ जब वो टकराते हैं, उसकी कोलिजन होती है तो उसको रोका जाता है, अपोजिशन होती है, तब रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होती है। अब इसका ऐसे यूनिट जो सा होता है रेजिस्टेंस का वो ओहम होता है। ओहम लॉ इसको कहते हैं। तो ओहम जो सा साइंटिस्ट गुजरा है उसी के नाम पे ये लॉ है और उसी के नाम से रेजिस्टेंस जो सी है वो उसका यूनिट रखा गया ओहम, एंड इज़ डिनोटेड बाय अ सिंबल। तो ये एक सिंबल जो सा है आप देखिए बना के दिखाया हुआ है, इस सिंबल से इसको जाहिर करते हैं। ये नीचे से दो लाइनें सीधी करके ऊपर से इसको बल्ब की तरह गोल कर दें, तो ये सिंबल जो सा है ओहम का बन जाता है। उसके बाद है जी व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसकी डेफिनेशन में करने लगा हूँ, यानी कि जो आपका जो ओहम है उसकी डेफिनेशन हम किस तरह करेंगे कि व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर एंड 1 एम्पेयर ऑफ करंट पासिस थ्रू इट, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी 1 ओहम। अब देखें ये मैंने देखें लिखा हुआ है वोल्ट, आपको नज़र आ होगा, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है और आई का यूनिट यानी करंट का एम्पेयर होता है। अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और 1 एम्पेयर जो सा करंट किसी तार के अंदर से गुजर रहा है तो रेजिस्टेंस जो सी होगी वो 1 ओहम होगी। ठीक है जी, तो वो 1 ओहम होगी। तो इस तरीके से इसको डिफाइन आप कर सकते हैं कि व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट इज़ अप्लाइड, जब अप्लाई करते हैं बैटरी में और जो एंड्स होते हैं उसके कंडक्टर के उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, और जब अप्लाई करते हैं तो 1 एम्पेयर का करंट जो सा है उसके अंदर से गुजरता है, तो उसको रेजिस्टेंस जो सी होगी उसकी जो रेजिस्ट किया जाएगा वो 1 ओहम होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, फिर उसका फार्मूला भी बता दिया, फिर उसका बताया कि क्यों रेजिस्टेंस होती है, फिर ऐसा यूनिट बता दिया। तो इस तरीके से 14.3.2 SLO जो सा है वो हमारा क्लियर हो गया। हमारा जो अगला SLO है वो है 14.3.3, डिस्क्राइब द फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर। यानी कि जो आपने रेजिस्टेंस निकाली है ये किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये हमने बताना है। तो देयर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर। अब कुछ फैक्टर्स जो से हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वायर का रेजिस्टेंस उसके ऊपर डिपेंड करती है। थिक वायर्स हैव लेस रेजिस्टेंस देन थिन वायर्स एंड वाइस वर्सा, यानी कि अगर आपके पास थिक वायर्स होंगी, ठीक है, उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और जो थिन वायर होंगी बारीक तारें होंगी उनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। इसका मतलब क्या होगा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी, मोटर की तार जो सी है वो आप मोटी डालते हैं ज़रा बड़ी डालते हैं, क्या मतलब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होता है। जबकि जो बल्ब की तार होती है या जो आप कह लें कि फैन पंखे वगैरह चलते हैं उनके लिए छोटी तार डलती है। इस क्यों डलती है? क्योंकि जो मोटर होती है उसको ज़्यादा करंट चाहिए होता है, इसलिए मोटी तार डालते हैं, थिक वायर यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे अगर एरिया हम डबल कर दें तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी, अगर एरिया को 4 टाइम कर दें तो रेजिस्टेंस 4 टाइम कम हो जाएगी। लेकिन अगर
रेजिस्टेंस को डबल कर दें, ठीक है, तो फिर एरिया जो सा है उतना ही कम हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है कि अगर एरिया को डबल कर दें तो रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि हाफ हो जाएगी। उसके बाद दूसरा फैक्टर आता है रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ वायर। जितनी लंबी लेंथ होती जाएगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती जाएगी। लॉन्गर वायर्स हैव मोर रेजिस्टेंस दैन शॉर्ट वायर्स एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है इसके उल्ट। तो जो सी लंबी वायर्स होती हैं उनमें करंट को ज़्यादा फासला तय करना पड़ता है, ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है बजाय इसके कि छोटी वायर के। तो इस तरह से ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, यानी कि लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, लेंथ कम होगी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। तीसरा फैक्टर ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ वायर आल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल की नेचर कैसी है। अब मटेरियल जो सा है वो अच्छा कंडक्टर होगा तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस कम होगी, अगर वो अच्छा कंडक्टर नहीं है तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस ज़्यादा होती जाएगी। तो कॉपर वायर जो सी होती है हैज़ लेस रेजिस्टेंस दैन स्टील वायर, क्योंकि कॉपर की जो सी वायर होती है उसके अंदर ज़्यादा जो सी अच्छा कंडक्टर होता है वो, और ज़्यादा अच्छा मटेरियल होता है एज़ कम्पेयर टू स्टील वायर के। इसलिए स्टील वायर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और कॉपर वायर में कम होगी। ये ज़रूरी है कि सेम साइज़ और क्रॉस सेक्शन एरिया सेम हो अगर इनका कंपैरिजन करना है आपने तो। चौथे नंबर पे आता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यानी कि अगर आप टेम्परेचर को देखें तो वायर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वायर के बाहर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा या अंदर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होती जाएगी। इंक्रीज द टेम्परेचर विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर जो सा है वो बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, टेम्परेचर कम होने से रेजिस्टेंस कम होती है। तो इसका मतलब ये होगा कि फोर्थ फैक्टर इसका ये हो सकता है। अगर हम टेम्परेचर और सब्सटेंस को पर्टिकुलर सब्सटेंस कर दें, यानी कि उसकी जो नेचर है वो पर्टिकुलर कर दें, तो हमारे पास फिर R प्रोपोर्शनल टू 1/A और R प्रोपोर्शनल टू L हो जाएगा। और अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं इक्वेशंस को तो R प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा, यानी L 1/A से मल्टीप्लाई होकर L/A हो जाएगा। जो प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो ये बन जाएगा रो, यानी कि ये हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो सा यहाँ पे ऐड हो जाएगा जो कि रो है, यानी कि P जो सा होता है उसको थोड़ा सा नीचे से गोल कर दें तो वो रो बन जाती है। वेयर रो इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो रो जो सा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है जी। इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर की नेचर क्या है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसकी नेचर क्या है, ठीक है। तो कंडक्टर की जो नेचर होगी उसके ऊपर एक डिपेंड करता है। जिस तरह से कॉपर, आयरन, टिन और सिल्वर जो से हैं वुड हैव डिफरेंट वैल्यूज़ इफ़ वी हैव कि कुछ जो सी आपकी इसकी रो की वैल्यू होगी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी ये हर एक की अलग होगी। इफ़ वी हैव लेंथ ऑफ 1 मीटर, अगर हमारे पास 1 मीटर जो सी है वो लेंथ है किसी भी वायर की, विच हैव एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो अगर इस फार्मूले में हम पुट करें 1 और 1 तो ये दोनों 1 जो से हैं ये 1 आ जाएंगे और रो को 1 से मल्टीप्लाई करें तो R इज़ इक्वल टू रो आ जाएगा, यानी R इज़ इक्वल टू रो, यानी कि जो रेजिस्टेंस होगी वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो इस तरीके से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो सी है R के बराबर कब होगी रेजिस्टेंस के, जब 1 मीटर की वायर हो और 1 मीटर स्क्वायर का एरिया हो। इस ऐसे यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओहम मीटर, ठीक है जी। तो इसका जो सा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है अगर इसकी वैल्यू हम निकालें तो L जो A है उसको R से मल्टीप्लाई कर देंगे और L जो सा इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, RA/L हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके दोनों के यूनिट जो से हैं वो कट जाएंगे, मीटर स्क्वायर मीटर से कट जाएगा, मीटर रह जाएगा और ओहम जो सा इसका यूनिट है। तो ओहम मीटर जो सा है ये रेजिस्टेंस का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने अभी ये देखा है कि कौन कौन से फैक्टर हैं कि जो कि मेटालिक कंडक्टर की रेजिस्टेंस पे असर करते हैं। तो दो मेन जो से हैं एक एरिया और एक लेंथ हम ले सकते हैं, इसके अलावा बाकी दो जो से हैं
वो नेचर है सब्सटेंस की और इसी तरह से टेम्परेचर है सब्सटेंस का। तो ये इस तरीके से हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो सी है उसका फार्मूला बन जाता है। तो उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारे पास वो है 14.3.4। जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का वो है कि इंसुलेटर और कंडक्टर में क्या डिफरेंशिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब ये अंडरस्टैंडिंग में आता है और इसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो कंडक्टर और इंसुलेटर है ये तो आप तीसरी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, हर क्लास में इसका जिक्र होता था। कंडक्टर उसको कहते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास आउट हो जाए, गुजर जाए, और इंसुलेटर वो होता है जिसके अंदर से ना हो। जिस तरह प्लास्टिक जो सा वो इंसुलेटर है, कंडक्टर जो सा है वो जो उसकी एग्जांपल में आप ले सकते थे कोई भी जो मटेरियल मेटल है वो, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है इट इज़ अ मटेरियल दैट अलोज electrons to flow freely through it, making it useful for coming electric current। यानी कि ये हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स को फ्रीली मूव करने के लिए, अपने अंदर से गुजरने के लिए चांस देता है ताकि करंट जो सा इलेक्ट्रिक करंट आसानी से मूव हो सके। और इंसुलेटर क्या, इट इज़ अ मटेरियल दैट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो इट डजंट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। तो ये गुजरने नहीं देता। दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्री टू मूव। इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होंगे वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस विच आर नॉट मूव फ्रीली, ठीक है, जो मूव नहीं कर सकते। मोस्ट मेटल्स आर कंडक्टर्स। ये बहुत ज़रूरी बात लिखी हुई है कि जो मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। मोस्ट नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर, और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, वो इंसुलेटर होते हैं, ठीक है जी। ये लिखा हुआ पॉइंट। उसके बाद है इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो आपका ये कंडक्टर है ये मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में या इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में एनर्जी जो सा स्टोर कर सकता है। इट डज नॉट स्टोर एनर्जी, इंसुलेटर एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज़ वेरी हाई, यानी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तभी तो ये जो है वायर हीट अप नहीं होगी या मेटल हीट अप नहीं होगा और करंट आसानी से मूव कर जाएगा। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर इज़ वेरी लो। तो इंसुलेटर की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत लो होती है। उसके बाद आता है जी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट्स। जो आपका कंडक्टर होता है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है जो सा वो हर पॉइंट के ऊपर सेम होगा, क्योंकि हर जगह पे इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो इसका मतलब है हर जगह पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। लेकिन जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इंसुलेटर में वो ज़ीरो होता है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो होगा। उसके बाद रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज़ वेरी लो, तभी तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर की वो बहुत लो होती है, कम होती है। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्ट इंसुलेटर इज़ वेरी हाई। उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनों से वो मूव नहीं होने दिए जाते, जिसकी वजह से वो इंसुलेटर कहलाता है। और लास्ट पॉइंट है द कैपेसिटेंस ऑन कंडक्टर्स रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट्स। कैपेसिटेंस का मतलब होता है चार्ज को स्टोर करना, कैपेसिटी जो उसकी होती है। तो इन जो आपका कंडक्टर होगा उसमें जो कैपेसिटेंस होगी चार्ज को स्टोर करने की वो सब जगह पे एक जैसी होगी, हर पॉइंट्स पे। लेकिन जो सी कैपेसिटेंस होती है इंसुलेटर की वो ज़ीरो होगी, क्योंकि वहाँ पे चार्ज तो स्टोर हो नहीं सकता, तो ना ही इलेक्ट्रॉन होंगे उस फ्लो कर सकते हैं, इसलिए उसकी ज़ीरो होगी। तो इस तरीके से मैंने 8 पॉइंट की सूरत में ये कंडक्टर और इंसुलेटर जो सा है इसको डिस्टिंग्विश किया है। तो इस तरीके से ये लेक्चर जो सा है आज का 4 SLO जो से हैं वो मैंने आपको करवाए हैं। तो ये हमारा लेक्चर था आज का सारा जो कि मैंने आपको बताया है। देखिए ये देखें, ये मैंने सारा लेक्चर लिखा था, 4 SLO जो से थे वो मैंने करवाए हैं आज आपको। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे SLO जो से हैं वो समझ आ गए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो सा है 14.4 SLO होगा, तो उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह से बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा
ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरों का भी भला हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।